और आप डॉलर देंगे और बोलेंगे अमेरिका से खरीदो, और क्या अमेरिका युआन एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, वो डॉलर को एनकैश करके युआन में ले आएगा, हम्म। और युआन से फिर उसके बाद ट्रेडिंग करेगा। युआन को कहीं सपोर्ट मिलता है, चाइनीज करेंसी को कहीं सपोर्ट मिलता है। ये हम्म। चीज चाइना भी चाहता है कि मेरी करेंसी एक इंटरनेशनल करेंसी बन जाए। तो ऐसे में सपोर्ट तो बहुत है ईरान का, हम्म। इसमें कोई शक नहीं। और स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज से जितना भी शिप जाएगा, अगर $1 मिलियन भी लिया, 200 हम्म। के आसपास शिप जा रहे हैं, हम्म। तो 200 के आप लीजिए कि आप कुछ ही दिनों में 200 शिप जा रहे हैं, मतलब 5-6 दिन में, 7 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में हम्म। आप $1 बिलियन कमा सकते हो। हम्म। और अगर ये इन्होंने हाफ हाफ किया तो 20 दिन में $1 बिलियन कमा लोगे। हम्म। ये सारा पैसा अमेरिका के पास नहीं जाएगा, ये सारा का सारा पैसा गल्फ कंट्रीज के पास जाएगा, चाहे वो कतर हो, और सॉरी, चाहे वो उधर ईरान हो, और लेकिन सामने लेकिन ऑस्ट्रेलिया रोहित है। जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है ये पैसा इधर नहीं क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कई रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि अमेरिका तो इस पैसे के लिए या इस डील के लिए अलग तरीके से दूसरे तरीके अपनाने की कोशिश कर रहा है ना, कि भाई आप पैसे के एवज में हमसे सामान ले लो, जिसकी जरूरत है ईरान को बहुत ज्यादा। उसको डॉलर की जरूरत है, हम्म। उसको सामान तो कोई भी दे देगा, हम्म। लेकिन उसको डॉलर की जरूरत है। अगर वो मेडिकल इक्विपमेंट मांगता है तो अमेरिका दे देगा, नो हम्म। डाउट, हम्म। लेकिन उससे सस्ता मेडिकल इक्विपमेंट चाइना देने के लिए तैयार है। हम्म। उसको मिसाइल्स की भी जरूरत है, उसको दूसरे मिलिट्री हार्डवेयर की भी जरूरत है। उसे पता है कि ये आज वॉर आज रुक गई है, हम्म। लेकिन जैसे ही अमेरिका में इलेक्शंस खत्म हुए दोबारा वॉर आ सकती है। हम्म। तो वो अपने अपने डिफेंस इक्विपमेंट को, अभी जो टूटा है या रडार्स टूटे हैं, आपने हम्म। उसका S-300 तोड़ दिया, अब वो हम्म। S-400 खरीदेगा ना रशिया से, तो उसको पैसे की जरूरत है, उसको डॉलर्स की जरूरत है। हम्म। ये बोल रहे हैं कि हमसे सामान खरीद लो। हम्म। अब यही तो काम आपने ऑयल फॉर फूड स्कैम किया था ईरान के साथ, उसमें हम्म। स्कैम तो तगड़ा हुआ था। इंडिया के भी एक मिनिस्टर साहब फंसे थे, फॉर्मर मिनिस्टर फंसे थे उसमें। लेकिन ऑयल फॉर फूड या ऑयल फॉर या बोले तो आप सामान हमसे खरीद लो, हम्म। उसमें ट्रैकिंग डिवाइसेस लग जाएंगे, जैसे कि अभी हमास ने लगाए थे, हम्म। सॉरी इसराइल ने लगाए थे हमास के पेजेस में। तो वो नहीं चाहता आपसे खरीदे, वो चाहता है मैं चाइना से खरीदूं, तो उसके लिए डॉलर ही देना पड़ेगा ना। हम्म। प्रॉब्लम यहाँ है। हम्म। और ईरान पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसमें कोई शक नहीं। ईरान हैज ऑलवेज बीन बिहेविंग एराटिकली, लेकिन बिहेव अमेरिका भी एराटिकली कर ठीक रहा है। है, ठीक अमेरिका है। भी बिहेव नहीं कर रहा। ठीक है सर, देखिए यही तो एक अमेरिका का एक बड़ा रवैया यहाँ पर नजर आता है। लेकिन अब प्रियंका मुझे जरा इस बात को समझाइए, सब कह रहे हैं कि इस पूरी डील में या मिडिल ईस्ट का जो फिलहाल शहंशाह और समंदर का शहंशाह बनकर निकला है ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी विन विन कंडीशन है। और जैसा कि अनुज माथुर जी ने भी कहा कि बड़ी स्मार्ट गेम प्ले किया है एक तरह से ईरान ने। लेकिन क्या ये जो स्मार्ट गेम प्ले किया, ये वाकई में ये बुद्धि सिर्फ IRGC की या फिर मुश्तबा खामनेई की रही, या ऐसे आधी से ज़्यादा लीडरशिप जो खत्म हो चुकी है उनकी रही, या फिर बैक ऑफ द टीम, बैक ऑफ द ईरान, ये कुछ और ऐसी रणनीतियां हैं, दिमाग देने वाले, तैयार करने वाले कुछ और लोग हैं? ये विन विन कंडीशन में कैसे आया है ईरान? बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। बहुत अच्छे मुद्दे पे आप घुमा करके इसको लेकर के आई हैं नैना जी। ये जो जो सामने के जो पत्ते होते हैं, हम्म। मेरा जो एनालिसिस है ये बाहर वाला कंप्लीट होकर के अब मैं जो बिलो द टेबल पॉलिटिक्स है उसके एनालिसिस पे काम कर रही हूँ। हम्म। और ये मैं बता दूं आपको कि ये US और रशिया का जो अलायंस है बड़ा अच्छा गेम किया है। हम्म। मैंने पहले भी बात करती रही हूँ कि चाइना की जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो रशिया पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 35% ऑलरेडी हो चुका है हम्म। फर्स्ट क्वार्टर में, और आगे जाकर एक साल के अंदर पूरा टोटली चाइना रशियन ऑयल पे। और दूसरी साइड आप दूसरा जो पत्ता खुलता है, भारत को US के ऑयल पे निर्भर करने की, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आज इतना इतना हाईलाइटेड है, हम्म। उसको कंप्लीटली इररेलेवेंट बनाने की कुछ साल के अंदर। क्योंकि जो दो मेजर प्लेयर्स हैं वहां पे, जो की बायर्स हैं, जो हम्म। डेवलपिंग नेशंस हैं, चाइना और इंडिया। चाइना चला जाएगा पूरा का पूरा ऑयल के मामले में रशिया के खेमे में, और हम्म। भारत को पूरा का पूरा किसी भी तरीके से डेंट करके, चाहे किसी भी तरीके से US के ऑयल पे निर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। हम्म। दूसरी बात रही ईरान की। ईरान इस एक तरीके से ये इट्स नॉट अ वॉर, ये आर्टिफिशियल है। हम्म। खोलना बंद करना, हम खोल देंगे तुम बंद कर दोगे, कुछ नहीं। ये हम्म। सब कुछ आर्टिफिशियल है। मेजर मेजर एजेंडा ही ये है कि चाइना और इंडिया जो कि इकोनॉमी है,
बाकी सब रेलिवेंस नहीं है, पर क्योंकि ये मेजर बायर्स तो एजेंडा बनाया किसने है प्रियंका? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये एजेंडा बनाने वाले, ईरान को गाइड करने वाले, उनका टीचर यूएस कौन प्लस है? रशिया बहुत बेहतरीन दोस्त, दो बहुत बेहतरीन अलायंस यूएस प्लस रशिया, 100 साल से अपने अलायंस जो पूरे विश्व में इस तरीके की फेरबदल हमेशा से करते आए हैं। और यहाँ पर जो ईरान वाला जो युद्ध है वो क्षेत्र चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। आप अभी मैंने रिसेंटली मैं देख रही थी, मेडिटेरेनियन की जो संसद है, ज्यादातर कंट्रीज की जो संसद है, टर्की का मुद्दा फिर से उठाने लगी है। तो यहाँ पर ईरान को यूएस जो है अपने आप को मिडल ईस्ट से अपलिफ्ट खुद ही करना चाहता है। ये उसने सारा ग्राउंड और एक रीजन लिया है कि हम क्यों मिडल ईस्ट से, देखिए कोई भी हमेशा के लिए नहीं लेकिन बैठता यहाँ है। पर तो ये हो रहा है प्रियंका कि जो यूएस के लिए तो ये कहा जा रहा है कि भाई यूएस के लिए तो मुंह छुपाकर भागने वाली कंडीशन है। जैसा कि अभी इमरान खोखर जी ने भी कहा कि भाई एक तो सेफ पैसेज दिया ना कि भाई आपका फेस सेविंग के लिए एक बड़ा सेफ पैसेज ईरान ने दिया है। ये सब यूएस ने खुद क्रिएट किया है, क्योंकि अच्छा। अब वो यहाँ से उठ करके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे फोकस करना, उसके ऊपर उसने काम करना भी शुरू कर लिया है। इजराइल ने उसका समर्थन किया है, उसमें इसाक अकॉर्ड साइन करवा करके और मेडिटेरेनियन क्वाड बना करके अब वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो कि मोनरो डॉक्ट्रिन का जो उनका एजेंडा था, उसको दोबारा रिवाइव करके वहां पर फोकस करेगा। अब उसका कोई इंपॉर्टेंस, कोई इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में, मैं ये नहीं कहूंगी पूर्ण तरीके से, लेकिन काफी हद तक वो खुद ही कम कर रहा है, क्योंकि उसको मोनरो डॉक्ट्रिन और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे फोकस करना है। इसीलिए इसाक अकॉर्ड साइन हुआ है, इसीलिए मेडिटेरेनियन जो क्वाड है वो बना है। तो ये सब उन्होंने खुद ही संभवतः ऐसी सिचुएशन और बहाने बनाए हैं ईरान के साथ। और यहाँ पर ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, अभी वो पीछे टर्की को लाइमलाइट में खींच रहे हैं। मैंने कहा मेडिटेरेनियन देशों की सारी संसदों में टर्की को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, देखिए इमरान जी, आप तो कह रहे थे कि भाई अमेरिका को सेफ पैसेज या फेस सेविंग के लिए एक बड़ा अच्छी सी स्कीम दे दी ईरान ने, लेकिन प्रियंका की तो एक तरह से थ्योरी अलग तरह की है। वो बोले कि भाई अमेरिका को नहीं दिया, अमेरिका ने खुद ने क्रिएट किया ये रास्ता निकलने के लिए। देखिए नैना जी, मुझे मिर्जा गालिब साहब के एक शेर की लाइन याद आ गई कि दिल के रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब ये तो दुनिया जानती है कि वहां पर परेशानी में अमेरिका था, ट्रम्प को बाहर निकलना था, मिड टर्म इलेक्शन फेस करना है, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, दुनिया के अंदर अपना जो डोमिनेशन खत्म हुआ है, अपनी एक साख गिरी है, उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करना है। अब मैं आपको एक बात समझा दूं, बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब अमेरिका का यहाँ से अब मन उड़ गया है, अब अमेरिका दूसरी जगह जाएगा। मतलब अमेरिकी कैरेक्टर को समझने की कोशिश कीजिए एज ए कंट्री के, उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना है युद्ध में, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना है कॉन्फ्लिक्ट में, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना है किसी भी क्षेत्र में जाकर अनरेस्ट क्रिएट करने में। ईरान का वो काम नहीं था। ईरान का में और हमारे शर्मा जी ने एक गलत तथ्य पेश किया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम मैं उनको क्लियर कर दूं कि ईरान इराक वार नॉट स्टार्टेड बाय ईरान। 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन की इराकी आर्मी के द्वारा पहली बार इनिशिएट किया गया उस वॉर को। ये बात होती है वहां पर खत्म। मैं फैक्ट को क्लियर करना चाह रहा हूं, क्योंकि वो पूरा बैकअप जो था वो मिडिल ईस्ट कंट्री और CIA के द्वारा सद्दाम हुसैन को पैसा दिया गया था कि आप ईरान से लड़िए। खैर हम अब आप वर्तमान मुद्दे पे बात करते हैं। वर्तमान मुद्दे में मैं आपको फिर बात बताना चाह रहा हूं कि टर्की हुआ, दूसरे मिडिल ईस्ट की GCC कंट्री हुई, ये कह रहे हैं कि इन्होंने ईरान के पीछे इनको लगा दिया है। जब दुनिया की दो सबसे खतरनाक मिलिट्री पावर, दुनिया की दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर, मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर पावर, जब 100-110 दिन के अंदर ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो जो दूसरी ये छोटी मोटी कंट्रीज है जो कि अमेरिकी रहमो करम पे है, वो छोटी मोटी कंट्रीज जिनके बेस अमेरिका में होने की वजह से वो लोग अभी तक चल रहे थे, इमरान जी, लड़ाई ये तो कहना बेईमानी हो जाएगा कि कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, उनको शहीद कर दिया, वो नहीं रहे। IRGC की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया गया। तो ये कहना ठीक है, मैं ये नहीं बात कहती कि ईरान पूरी तरह से हार गया, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ईरान को नहीं डिगा पाए, नहीं हिला पाए, तो ये कहना थोड़ी बेईमानी हो जाएगी। जवाब दूंगा नैना जी, आपकी बात का बहुत शॉर्ट जवाब दूंगा। जी, फिर अनुज जी भी मुझसे बात करते करते, मुझसे आप टेबल पे बात करते करते मेरी पीठ में छुरा घोंप देंगे और उसको आप बहादुरी बताएंगे। या तो आप पहले से डिसाइड करते कि हाँ वी आर गोइंग टू अटैक ईरान,
फिर ईरान जवाब देता। वो तो बात कर रहे थे ना आपसे, और एक 86 साल के बुजुर्ग को उसके घर में आपने मार दिया और अपने आप को बहादुर बता रहे हैं। उसके बाद हिम्मत थी तो आते आप ग्राउंड पे, उसके बाद हिम्मत थी तो आते आप हॉर्मुज पे, उसके बाद हिम्मत होती तो रिजीम चेंज करके आपकी इस बताते। बात पे मुझे लग रहा है सभी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं शॉर्ट में जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ। माथुर सर जी। देखिए नैना, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। पहले भी कई दफा ये बात मैं आपके साथ कर चुका हूं। जितना नुकसान ईरान का हुआ है, ये बात मानने या न मानने की नहीं है। 40% ईरान आप जाके देख सकते हैं, ये तो जानते होंगे, उसको खराब कर दिया गया है। आप ये देखिए, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, नुकसान की बात ये अलग होती है और उद्देश्यों की बात अलग होती है। इसराइल, ईरान ने सिर्फ रेजिलियंस और रेजिस्टेंस, ये दो चीजें दिखाई हैं। नुकसान कितना ईरान में हुआ है सब जानते हैं। ईरान की आज इन्फ्लेशन की हालत आप देख लीजिए। नुकसान का ये मतलब नहीं है कि जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्फ्लेशन वहां देख लीजिए, गरीबी कितनी है ये वहां पर देख लीजिए, $1 कितने रियाल का बिक रहा है ये आप देख लीजिए। 18 लाख रियाल में $1 आता है। वो आपकी करेंसी ध्वस्त कर दी है। इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो ये कहना सिर्फ अपने आप को, ये जो शेर उन्होंने सुनाया शायद वो ईरान के ऊपर लागू होता है कि उनके लिए भी ये ख्याल बहुत अच्छा है। मिलिटरीली, इकोनॉमिकली ईरान को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, एक बात। दूसरी बात कि जो नुकसान होता है उसको इस टर्म में भी देखा जाता है कि अगर मान लीजिए अमेरिका के $200 बिलियन खर्च हो गए, तो अमेरिका के पास $300 ट्रिलियन हैं। ईरान के अगर 40 बिलियन भी खर्च हो गए तो उनकी जो जीडीपी है वो 300 बिलियन है। आप क्या बात कर रहे हैं आप? तो मेरा ये मानना है कि ये बात अपने आप को कह करके कि हमने आपने पीठ नहीं झुकाई और ये नहीं करा और आप अपने देश को बर्बाद करते चले जाएं, ये ईरान से ही एक आवाज आई है। मैं उनका नाम बता सकता हूं आपको। उन्होंने यो कहा है कि आप अल्लाह को जाके क्या कहोगे कि आप अपने देश का इतना नुकसान करवा दिया, आपने देश तबाह और बर्बाद करवा दिया। तो ये इस तरह की चीजें हमको देखने की आवश्यकता है। ईरान से खबरें क्या बाहर आई हैं क्या नहीं आई हैं वो भी देखने की आवश्यकता है। तो इस बात, एक सेकंड है ना प्लीज, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि नुकसान नहीं हुआ। ईरान को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, सिर्फ अपनी रेजिलियंस से वो खड़े हुए। दूसरी बात ये होती है कि जो अमेरिका क्या चाह रहा है, अमेरिका देखिए जो उनका एक बहुत गहरा गेम प्लान इसमें अमेरिका का अभी भी है, जो वो कह रही थी लेडी, तो आप उसका वो जो भी काम करेगा, ये पैसा 300 बिलियन वो पैसा नहीं देने वाला है। वो बोलेगा भाई 300 बिलियन का आप ये ब्रिज बनवा लो, ये वो बनवा लो, सारे वो दे विल डिक्टेट व्हाट यू हैव टू टेक फ्रॉम वेयर। मैं रोहित जी की बात से सहमत हूं कि आप होते कौन हो, लेकिन वो है, वो करेंगे इस बात को। तो मेरा ये मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं वो चीन को घेर रहे हैं। ये समझिए आप नैना, ओवरऑल अमेरिका का जो गेम प्लान है। ठीक है सर, ये अमेरिका का ओवरऑल गेम प्लान और हर कोई समझ रहा है। रोहित जी, बात ये है कि मैं सबको अगर थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये जो ईरान इराक वॉर हुई थी वो ईरान की ही उस पर हुई थी, फोकर साहब को, कि ईरान ने ही ये शतल अरब रिवर थी उस पर से टोल दे, वो टोल ईरान ने देना बंद किया था। और उसके बाद खमैनी साहब जो इराक में बैठे थे वो इराक की तख्ता पलट करने के लिए, ये दो चीजें थी जिसने इसे ईरान इराक वॉर को इंसाइट किया था। अब रियलिटी ये कि जब ईरान वहां बैठा है, ईरान के एकदम सामने है, तो हमने ऑफ कोर्स ये दे दिया है, इसको आप देने जा रहे हैं यूएई को ब्रह्मोस, लेकिन फिर भी सामने जो एरिया उसका पड़ रहा है वहां से वो टोल लेगा। अभी तो शिपिंग लेन्स खोलिए ना, पूरा का पूरा खुलेगा जल्दी। लेकिन यहाँ ये दोनों साइड्स को पता है कि ये पीस जो है, पीस में ज्यादा दिन लास्ट नहीं करने वाली, इसलिए दोनों के दोनों अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाएंगे। ये एक फालतू की वॉर जो है वो वर्ल्ड के ऊपर इम्पोज की गई, लेकिन अगर ये इम्पोज नहीं की गई होती परहैप्स ये बेटर सिचुएशन होती, लेकिन फिर भी आनी थी किसी न किसी सूरत हाल में, क्योंकि ईरान एक मोहरा है जिसको अमेरिका और रशिया, चाइना, इजराइल सबके सब यूज कर रहे हैं। किस लिए? कि कहीं पे कोई वॉर में फंसे और इनका अपना इक्विपमेंट बिक रहा है, इनका सब कुछ बिक रहा है। दूसरा, फिर कोई बात बोलूंगा कि चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका को फंसा के रखेगा गल्फ में। गल्फ वो चीज है या मिडिल ईस्ट वो जगह है जहां से अमेरिका हर बार कोशिश करता है कि मैं इससे एग्जिट मार जाऊं। ओबामा की भी स्टेटमेंट था कि हम ये गल्फ को हटा करके हम गल्फ में पीस चाहते हैं, गल्फ से बाहर निकल के हम दूसरे एरियाज में फोकस करना चाहते हैं। परहैप्स वो चाइना की ओर बोल रहे थे, लेकिन
अगर ऐसी सूरत हाल रहेगी तो ये मिडल ईस्ट को जिस वक्त मिडल ईस्ट को ये लोग नहीं चाहेंगे कि मिडल ईस्ट पीसफुल हो जाए। अगर मिडल ईस्ट पीसफुल हो गया तो चाइना के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ताइवान की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आज ताइवान सुना है आपने पिछले 3 महीने में? बता दीजिए मुझे। एयरक्राफ्ट तो आज भी घूम रहे हैं, चाइना के शिप्स तो आज भी उसके आसपास घूम रहे हैं, लेकिन वो फोकस पे नहीं है। सर लेकिन वो एक चाहते और तो कि बात फोकस यहाँ पर में ये हो रहे। जाती है ना कि ठीक है, इस पूरी रणनीति में, इस पूरे युद्ध में बाय डिफॉल्ट या अप्रत्यक्ष तौर से रशिया और चाइना ने भी अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। प्रियंका आपका क्या व्यू था? इमरान जी जिस तरह से इस बात को कह रहे थे, बार बार दोहरा रहे थे, आप भी रिएक्ट कर रही थी। नैना जी, अगर ये कहें कि महज जैसे कि इनके कमांडर वहीदी ने भी अभी रिसेंटली जो बयान दिया है कि हमने ट्रंप को घुटनों पे ले आए, अमेरिका को घुटनों पे ले आए, अगर आप कहेंगे कि इस वर्बेटिम से को कह देना और उसके बेसिस पे अपनी जीत सुनिश्चित कर देना, तो आप लोग, यही एशिया की हमेशा से दिक्कत रही है कि इमोशनल जो बयान है, इमोशनल जो स्टैंड है, उसके बेसिस पे अपने आप को विजयी घोषित कर देना, तो वो नहीं होता है। आप देखिए इकोनॉमी आपकी 1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है टोटल, और उनकी स्टॉक मार्केट अच्छी फंक्शन कर रही है अब यूएस की, और दूसरी तरफ इनका जो ग्राउंड जखीरा जो भी है, ग्राउंड हॉस्पिटल्स और जितनी भी डेवलपमेंट, वो सब तहस नहस हो चुकी है। जो अंडरग्राउंड बचा है उस पे भी कड़ी नजर है। रिसेंटली अभी मारा इनके एक साइंटिस्ट को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, इसने इजरायली फोर्स ने, आईडीएफ ने, तो उस पे अभी कड़ी नजर है, एक स्टेप पे नजर है। तो ये इस बेसिस पे ये किस तरीके से अपने आप को विक्ट्री, और जो इन्होंने सद्दाम हुसैन की बात की, आपको समझना होगा कि अभी ये वाकया घट रहा है, कुछ साल बाद क्या पता आप ही के किसी को पता चले खमेनी को दे रखा था पैसा, और कुछ सालों बाद ये चीजें रिवील होती है। वही बिलो द टेबल जो चल रहा होता है वो कुछ सालों बाद रिवील होता है। तो अच्छा, आप मुझे इराक के ऊपर बात करके अपने आप को दामन इन सारी चीजों की तरह आप मुझे इस बात को जरा समझाइए। आईएईए की मॉनिटरिंग के लिए अगर तैयार हो रहा है, खासतौर से ईरान, जिसको लेकर भी बड़े कॉन्ट्रडिक्टरीज हैं, क्योंकि उसमें भी ये कहा जाए इफ एंड बट वाली कंडीशन अगर लगा दी, तो खासतौर से परमाणु ऊर्जा या परमाणु संयंत्रों को लेकर जो तमाम बड़ी बातें कही जा रही थी, क्या उसमें भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है क्या, या वहां पर भी नियत में खोट है? इस चीज पे तो पता, देखिए इनकी लीडरशिप 3 बार चेंज कर दी गई है। इनको लगता है कि हमें सिर्फ खमेनी दिखता है, पूरी लाइन चेंज की है मैम, 3 बार चेंज की है। पहले जो सुप्रीम लीडर थे उनके आयतुल्लाह खमेनी वाली जो पूरी लाइन, हाँ, फिर उसके बाद ये सेकंड लाइन, एंड अब ये तीसरी चल रही है। और जितनी तीनों आई है ना, तीनों देखा जाए तो पॉलिटिकली फंक्शनल, आयतुल्लाह खमेनी वाली वो मोर फंक्शनल, ये जो तीसरी वाली जो है ना, ये सबसे ज्यादा पॉलिटिकली और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के मामले में लीस्ट फंक्शनल। और यही एक बड़ी खास बात है प्रियंका, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया था, खास की आपने तो भाई रिजीम चेंज की बात कही थी, वो कह रहे रिजीम चेंज कर दी ना, जो जूनियर खामनेई हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, वो ज्यादा समझदार हैं, वो कह रहे रिजीम चेंज कर दी। हालांकि इस पूरे बयान को लेकर भी बड़े हंसी का पात्र एक तरह से बनते हुए नजर आए। रोहित जी, जल्दी से शॉर्ट में मुझे बताइएगा, क्या खामनेई जूनियर और आयतुल्लाह अली खामनेई की विचारधारा में इतना डिफरेंस है क्या? क्या अगर अमेरिका ये बोले कि अगर मैं उनके साथ में जलप हो रहा हूं, तो ये वाकई में दिखाने वाली दांत है या कुछ और बात है? खामनेई सीनियर इतने कट्टर नहीं थे, ये ज्यादा कट्टर हैं, और ये ज्यादा कट्टर हैं। उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, इनके पास एब्सोल्यूट, मुस्तफा के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। पावर उन लोगों के हाथ में जा चुकी है जो कि एकदम जिसे बोलते हैं कट्टरवादी और आतंकियों को सपोर्ट करने वाले हैं। ये सीरियस, ये संभालना मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।